देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले। सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। तो की हाल चाल भाइयों और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होते होगे। आज का हमारा वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के ऊपर है। और तुम लोगों को तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो चलो यार करते हैं इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के परपोते। अब देखो तुम्हें एग्रीकल्चर का मतलब तो पता है, खेती बाड़ी यार बच्चों को भी पता होता है। अब एग्रीकल्चर कितने तरीके का होता है वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखना है कि एग्रीकल्चर करते समय हम कौन सा सीजन में कौन सा क्रॉप उगाते हैं। सिंपली बोलो तो क्रॉप पैटर्न के बारे में देखेंगे। और तीसरा पॉइंट जहां हम देखेंगे कि हम इंडिया के अंदर में क्या क्या चीज़ों का खेती करते हैं। और फोर्थ पॉइंट जहां हमें देखना है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया। और यार आखिरी पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो यार बिना किसी देरी और बकचोदी के करते अपना पहला टॉपिक, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एक मिनट रुको, टाइप से याद आया, तुम्हारा भाई बीवी किस टाइप का बंदा है पता है? इस टाइप का। मतलब लड़कियों से रिश्ता अपना उतना ही है जितना अपने दूर के फूफा से है। मतलब हमें पता तो है फूफा है कहीं दूर पे, ना देखे है ना सुने हैं ना गए, बस हमें पता है। तो बिल्कुल हाल हमारा ऐसा ही है लॉन्डियो का मैटर पे। अबे यार हम तो टॉपिक से भटक गए, ये सब छोड़ो यार, बढ़ते हैं टॉपिक पे। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर करने का यानी कि खेती बाड़ी करने का 3 तरीका है। एक पुराना तरीका जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, और दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और आखिरी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब इन तीनों के बीच में 3 डिफरेंस है। पहला देखो, जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव का तो वहाँ यार अपने लिए उगाते हैं जो भी उगाते हैं। और दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर पे हम अपने लिए तो उगाते ही है, थोड़ा बहुत यार लोकल मार्केट में भी बेचते हैं। और कॉमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा उगाते हैं और प्रॉफिट के लिए उगाते हैं। तो क्योंकि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर एक बहुत ही पुराना तरीका है एग्रीकल्चर करने का, तो वहाँ में हम जब एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं तो एग्रीकल्चर करने का तरीका भी हमारा काफ़ी पुराना रहता है। और वहीं पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर पे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लेबर्स का, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। और तीसरा कॉमर्शियल फार्मिंग में हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर मशीन्स का। और यार देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर का एग्जांपल है स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, जो कि ज़्यादातर तुम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे देख पाओगे, यानी कि जितने भी माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ यार स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है ऐसे जगह में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैं बात करूँ यूपी, बिहार, राजस्थान, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है उसका एग्जाम्पल है टी एंड बनाना प्लांटेशन। अब देखो हमारे भारत का जोग्राफिकल कंडीशन इतना खास है कि तुम्हें देश के हर एक कोने पे कुछ खास तरह का चीज़ मिलेगा। अब जैसे महाराष्ट्र पे मैंगोस काफ़ी फेमस है समर सीजन में, उसी तरीके से विंटर सीजन में तुम्हें कश्मीरी एप्पल मिल जाएगा। और भाई इससे याद आया भाई, कश्मीरी लड़कियों का ना गाल भाई इतना क्यूट होता है भाई, रेड रेड औकात मेरे। तो इस एग्जाम्पल से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया के अंदर में खेती बाड़ी करने का अलग अलग सीजन्स होता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो जनरली इंडिया के अंदर में 3 तरह का सीजन होता है। पहला है राबी सीजन, दूसरा है खरीफ सीजन, और आखिरी है जेठ सीजन। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। देखो जब मैं बात करता हूँ राबी का तो स्पेसिफिकली बात होता है विंटर। कुछ भी चीज़ें जो हम विंटर पे उगाते हैं वो राबी का पार्ट है। अब जैसे मैंने थोड़ा पहले बात किया कश्मीर का मैंने उस बात को नहीं कहा, उससे पहले जो कहा था अबे ठरकियो क्या सोचने लगते हो दिमाग पे अपने लौड़ा बच्चा। अब ये मेनली होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय। अब इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, यानी कि जो फसल वसल काटने का समय होता है, वो होता है गर्मी का सीजन, मेनली अप्रैल से लेके जून का समय। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स राबी सीजन में उगता है वो है व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड और बहुत ज़्यादा चीज़। इसके बाद आता है खरीफ सीजन। अब देखो ये मेनली स्टार्ट होता है मानसून से, और इसका हार्वेस्ट होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है इस सीज़न में वो है पैडी, मेज, ज्वार, बजरा, कॉटन, जूट्स और भी भाई बहुत ज़्यादा चीज़। और आखिरी सीज़न जिसे कहते हैं हम जेठ सीज़न। अब ये देखो काफ़ी खास तरह का सीज़न है ये ना यार, राबी और खरीफ के बीच में कुछ समय जो बच जाता है ना, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम जेठ सीज़न। स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो ये छोटा सा टाइम पीरियड होता है विंटर के समय का। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप मिलता है इस समय वो है वाटरमेलन, कुकुम्बर। मतलब तुम बेसिकली समझ लो गर्मी में यार हमें क्या पसंद है वही सारी चीज़ें जेठ सीजन में हमें मिलेगा, ठीक है।
अब इन सब के अलावा देखो एक बोनस टिप एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा कौन सा क्रॉप है जो पूरे साल भर लगता है उगने में। ये सारी चीज़ें जो है एक सीजन वाइज उगता है, बट एक ऐसा क्रॉप है जो पूरे साल लगता है उगने में, वो है शुगर केन। शुगर केन उगाने में पूरा साल भर तुम्हारा चला जाएगा, समझ गए। अब यार सवाल ये उठता है कि हम इतने बड़े इंडिया पे किस किस तरह का चीज़ें उगाते हैं। तो देखो जनरली हम 3 तरह के क्रॉप्स उगाते हैं। पहला है ग्रेन्स, यानी कि जो चावल दाल होता है ना। उसके बाद अदर फूड्स क्रॉप, जिसके अंदर में ना चावल दाल के अलावा जितने भी चीज़ें, जैसे कि मैं बात करूँ शुगर केन का, चाय का, कॉफ़ी का, ये सारे हैं अदर फूड क्रॉप्स। और आखिरी है नॉन फूड क्रॉप, जिसे हम कभी कभी ना कहते हैं कैश क्रॉप। अब क्यों कहते हैं इसे ऐसा? क्योंकि यार इसे हम खा नहीं सकते, बट ये बिकता है। जैसे कि मैं बात करूँ कॉटन, जिसे हम खा तो नहीं सकते, ऑब्वियस सा बात है, बट हम उसे बेच सकते हैं। तो अब जो हमने समझा कि किस किस तरीके का क्रॉप्स होता है, उसके बाद उसे एग्जाम्पल के साथ आप डिटेल में समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं राइस से। अब देखो एज ए इंडियन हम यार जो चीज़ खा के अपना इतना बड़ा बड़ा तोंद कर लेते हैं ना, वो चीज़ और कुछ नहीं, हमारा राइस है। तो इंडिया का लार्जेस्ट फूड क्रॉप है राइस, और इसीलिए चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। और ये है एक खरीफ क्रॉप, और जो स्टेट सबसे ज़्यादा उगाता है राइस वो है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद है पंजाब, हरियाणा। और इस क्रॉप को उगाने के लिए हमें एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर अबव रेनफॉल चाहिए होता है, यानी कि बारिश चाहिए होता है। फिर बात करते हैं व्हीट का। व्हीट ना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप है, यानी कि राइस के बाद जो दूसरा चीज़ हम खाते हैं वो है व्हीट। तो यार इसीलिए चाइना के बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन का। और ये देखो एक राबी क्रॉप है, और जो स्टेट सबसे ज़्यादा ये उगाता है वो है यूपी, उसके बाद है पंजाब, हरियाणा। और जो बारिश चाहिए होता है इस क्रॉप को उगाने के लिए वो लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर चाहिए होता है। अब अगला क्रॉप है मिलेट। अब मिलेट ना यार ऐसा क्रॉप है जिससे यार हमें बहुत ज़्यादा मिलता है न्यूट्रिशियस वैल्यू, मतलब खाते ही ना भाई तुम्हारे अंदर पहलवानों वाला मतलब सीन आ जाता है, समझ रहे हो। और फिर देखो मिलेट भी ना कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ ज्वार, बजरा एंड रागी, ये 3 तरीके का मिलेट्स होता है। ज्वार जो होता है सबसे ज़्यादा मिलता है महाराष्ट्र में, बजरा मिलता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और रागी मिलता है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। 1 मिनट यार, 1 मिनट, राजस्थान का नाम आया क्या यहाँ पे? तुम लोगों ने मेरा काम अभी तक नहीं कर दिया ना। एक छोटा सा काम दिया था तुम लोग से कि एक राजस्थानी लड़की मुझसे पटवा दो। भाई मतलब ज़िंदगी भर सिंगल ही मारोगे तुम लोग मुझे पता है तुम लोग से कुछ ना हो पाएगा, और मुझसे भी ना हो पाएगा। तो अगर तुमसे सीबीएसई वाले पूछ ले कि ऐसा क्रॉप कौन सा है जिसे इंसान और जानवर दोनों ही खाते हैं, तो वो है मेज़। मेज़ यार फूड क्रॉप भी है और फैडेड क्रॉप भी है। फैडेड यानी भूसा जो कि जानवर खाते हैं, फूड यानी जो हम खाते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, ये जो कौन से क्रॉप कौन सा सीजन में उगता है ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिमाग में डाल लेना ये बात। तो मेज उगता है यार खरीफ सीजन में, इसलिए इसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। बट देखो हमारे बिहार का सीन जो थोड़ा अलग है। बिहार में यार ना ये जो मेज है ये उगता है राबी सीजन पे। वहीं पे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे ये उगता है खरीफ सीजन पे, बट बिहार पे उगता है राबी सीजन को, ठीक है, याद रहेगा ये बात। और जो स्टेट्स सबसे ज़्यादा मेज उगाता है वो है कर्नाटका, इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यार बात कर लेते हैं पल्स यानी कि दाल। तो देखो इंडियंस सबसे ज़्यादा दाल खाते भी है और सबसे ज़्यादा दाल उगाते भी है दुनिया भर में, और निकालते भी हम ही है, ऑब्वियस सा बात है। खाएंगे तो निकालना तो होगा ना भाई। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग तुम्हें इंडिया में मिलेगा। और जो स्टेट सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाता है वो है मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यार भाई जब मैं स्कूल पे था ना तब मुझे काफ़ी शौक था मॉनिटर बनने का, बट मेरा जो सपना है वो अधूरा का अधूरा रह गया। तब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता था कि यार क्लास टीचर मुझे क्यों नहीं बनाता है मॉनिटर, बट आज मुझे ये पता चल रहा है। नहीं सच में आज मुझे पता चल गया कि क्यों मुझे मॉनिटर नहीं बनाया गया और क्यों उन चूतियों को बनाया गया। खैर यार टॉपिक से भटक के आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत बात कर लिया हमने चावल दाल का, अब यार बात कर लेते हैं कि इंडियंस चावल दाल खाने के अलावा और क्या क्या खाता है। तो जो सबसे पहला चीज़ है शुगर केन। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। और बात करूँ मैं इंडिया का जहाँ सबसे ज़्यादा शुगर केन उगता है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब इसके बाद ऑयल सीड का बात करते हैं, यानी कि ऐसे सीड जिससे हम तेल निकाल सकते हैं। तो ऐसा कई सारे सीड्स हैं हमारे इंडिया पे, जैसे कि मैं बात करूँ ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कैस्टर्ड एंड कॉटन सीड्स।
बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्राउंड नट, जिसका यार इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। यानी कि ग्राउंड नट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में, उसके बाद हम करते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट उगता है राजस्थान पे। तब तुम्हें पता चला कि मैं क्यों कहता हूँ मुझे राजस्थान का गर्लफ्रेंड बनाना है, क्योंकि यार वहाँ ग्राउंड नट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मुझे थोड़ा चीप पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब भाई डबल बेनिफिट जिसे कहते हैं। पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद आता है टी, चाय। क्या बताएं भाई, इंडियंस ना भाई चाय पीने के बिग फैन है। तो देखो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का आफ्टर चाइना। और जो स्टेट सबसे ज़्यादा चाय उगाता है यानी कि टी उगाता है वो है असम, मेरा स्टेट। याद रख लेना ये बात, ये तो तुम आप भूलोगे नहीं। और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी का, तो देखो कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ है जो कि इंडिया में पहले से पाया नहीं जाता था, ये आया था अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो जो कॉफ़ी हमारे देश पे आया वो था यमन से, और ये पहली बार जो उगाया गया था वो था बाबा बुदान हिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जगह का नाम याद रख लेना। इसके अलावा आज के समय में प्रेजेंटली जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है नीलगिरी माउंटेन्स के पास, जो कि पड़ता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर। अब देखो हॉर्टिकल्चर नाम से कंफ्यूज नहीं होने का। हॉर्टिकल्चर का सिंपल सा मतलब होता है जो वेजिटेबल्स फूड हम उगाते हैं उन्हें एज ए होल कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। तो यार जब मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर के रैंकिंग का, तो वेजिटेबल और सब्जियां उगाने में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहला है चाइना, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है हमसे। अब जो स्टेट, और स्टेट यहाँ में मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम यार बताओ अपने अपने स्टेट्स का नाम कमेंट में लिखो और बताओ कि हमारे स्टेट में ये चीज़ फेमस है। देखता हूँ 28 स्टेट्स है, तो तुम्हारे स्टेट में क्या क्या उगता है तुम अपना बता देना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन फूड क्रॉप यानी कि कैश क्रॉप का। ऐसा क्रॉप जिसे हम खा तो नहीं सकते बट उसे हम बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और कहा तो ये ज़्यादा है फार्मर्स के लिए ना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वाला चीज़ होता है अगर तुम उगाओ कैश क्रॉप। बट दुख की बात तो ये है कि हमारा जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर फोकस है अभी भी फूड क्रॉप के ऊपर, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बैकवर्ड है। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला है वो है रबर। तो देखो रबर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो स्टेट्स सबसे ज़्यादा रबर उगाता है वो है केरला, उसके बाद है तमिलनाडु और आखिर में कर्नाटका। और एक बोनस टिप ये है, देखो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ रबर बहुत ही ज़्यादा उगता है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। याद रहेगा ये चीज़। इसके बाद बात कर लो कॉटन। देखो पूरे दुनिया में हमारा नंबर है सेकेंड कॉटन का प्रोडक्शन पे आफ्टर चाइना। मतलब यार देखो चाइना हर चीज़ में हमसे आगे है। अब देखो कॉटन जो क्या है ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको उगने में लगभग 6 से 8 महीना चाहिए होता है। और जो स्टेट सबसे ज़्यादा कॉटन उगाता है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और थोड़ा बहुत यार गुजरात में भी उग जाता है शायद, बहुत ही कम है बट। इसके बाद बात कर लो जूट का। तो देखो जूट एक ऐसा क्रॉप है जिसे हम कहते हैं कि ये है गोल्डन फाइबर। मतलब उसका वैल्यू ना एक समय में सोने के बराबर था। आज के समय पे जूट का वैल्यू काफ़ी कम चुका है, बट एक समय था जब जूट का वैल्यू बहुत ज़्यादा था और इसीलिए उसे कहा जाता था कि ये है गोल्डन फाइबर। क्योंकि यार देखो जूट से बनता है रस्सियाँ, और जो स्टेट सबसे ज़्यादा रस्सी यानी कि जूट उगाता है वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है असम। बट देखो जूट का जो कॉस्ट है यानी कि कीमत जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके वजह से ना हमने जूट को रिप्लेस कर दिया सिंथेटिक फाइबर यानी कि आर्टिफिशियली बनाया हुआ फाइबर जिसे हम कहते हैं लाइलॉन। ठीक है, आज के समय में काफ़ी यूज़फुल है, बट एक समय था जब लाइलॉन हमारे पास नहीं था तब हम जूट का इस्तेमाल करते थे और उस समय इसे कहा जाता था कि ये है गोल्डन फाइबर। और उसके बाद है देखो सिल्क। तो देखो सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म के ककून से, और ये जो प्रोसेस है सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालने का इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। याद रहेगा दो चीज़। तो इसी के साथ यार हमने जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में उगता है उसे कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें अब यार एक बार रिवीजन कर लेना है उसे। अब यार देखो सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने इंडिया का एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया है, यानी कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाया है, चेंजेस लाया है। तो देखो दो तरीके का चेंजेस लाया है गवर्नमेंट ने, पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा है टेक्निकल रिफॉर्म। तो इनके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट में दे देता हूँ तुम लोगों को। तो देखो यार गवर्नमेंट ने सबसे पहले लाया लैंड रिफॉर्म, जिसके अंदर में जो जमींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था उसे लेकर आम लोगों में बांट दिया, यानी कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इसके बाद भी एग्रीकल्चर में जब इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट ने लाया ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। और फिर देखो आम किसानों को लोन आसानी से मिले, इसके लिए यार लोकल बैंक्स खोला गया जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बैंक्स, जिसका काम ये था कि सस्ता लोन प्रोवाइड करे। इसके अंदर ही हमने किसान क्रेडिट कार्ड्स दिया और फार्मर्स के लिए हमने एक इंश्योरेंस करवाया जिससे कि यार फार्मर्स को आसानी हो खेती बाड़ी करने में।
और इसके अलावा देखो, जब देखा गवर्नमेंट ने कि किसानों का यार जो प्रोडक्शन है वो बिकता नहीं है मार्केट पे, तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी लाया, रेम्यूनरेशन एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, बस इतना समझ लो ये तीनों चीज़ों से क्या होता था, जो फार्मर का जो प्रोडक्शन है वो यार गवर्नमेंट खरीद लेता था अगर पब्लिक उसे ना खरीदे तो। इसके अलावा जो सबसे अच्छा चीज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कि एक काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसका मेन काम ये था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसे मॉडर्नाइज कैसे करे वो पता करना। चलो यार बढ़ते हैं अब आखिरी टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इस टॉपिक को ना हम तोड़ के समझते हैं। पहले समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारा एग्रीकल्चर कैसा था। तो देखो, हम ना पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें इंडिया से ज़्यादा था पूरे दुनिया में। फिर देखो आता है ग्लोबलाइजेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज होता है इसके वजह से। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है, अब यार जो फार्मर्स है वो ध्यान देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम बताओ इंडिया के अंदर में वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर में पूरी तरीके से अब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होता है। मतलब तुम उस स्टेट में कहीं भी चले जाओ तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही दिखेगा। और जिन्हें नहीं पता यार ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, समझ लो यार, मतलब तुम थोड़ा भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, एकदम मतलब जो पहले ज़माने में होता था ना, नेचुरली उगाना कोई भी चीज़, उसे कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा देखो, अब जो फार्मर्स हैं इंडिया के, उन्हें समझ में आया कि देखो हमें ऐसी चीज़ें उगाना चाहिए जिससे कि हमें पैसा ज़्यादा मिले। यानी कि सिंपली बोलो तो अब फार्मर्स का ध्यान गया हाई वैल्यू क्रॉप्स पे। मैंने बताया था तुम लोगों को कैश क्रॉप, ठीक है, तो ये कैश क्रॉप ही समझ लो इसे, ठीक है। अब देखो चैप्टर तो लगभग खत्म हो चुका है, बट एमसीक्यू है तो इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी है जो तुम्हें समझना चाहिए। ये एक तरीके से समझो तुम्हारे लिए एक बोनस है। इंडिया के अंदर में वो कौन सा रेवोल्यूशन है जिसे कहा जाता है कि वो है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। वैसे तो इंडिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुआ वो ब्लडलेस ही थे, खून खराबा नहीं हुआ। बट देखो उस रेवोल्यूशन का नाम है भूदान एंड ग्रामदान। अब इसे क्यों ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं और ये भूदान और ग्रामदान है क्या? देखो, दान का मतलब होता है डोनेट करना, और जो हमारा इंडियन कल्चर है इसमें हमने दान को बहुत ही एक खास दर्जा देके रखा हुआ है। स्पेशली मैं बात करूँ तो हिंदू, जैन और जो बुद्धिस्ट लोग हैं। तो दान तो समझ गए। तो भू मतलब होता है लैंड, जमीन, और ग्राम मतलब होता है बहुत बड़ा गाँव, समझ लो ऐसे ही कुछ। तो यार देखो, गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर हुआ करता था विनोबा भावे। इसने इस रेवोल्यूशन को शुरू किया जिसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसा था, विनोबा भावे ने बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे कहा, देखो आपके पास इतना ज़मीन है तो आप क्या करो, जिन्हें ज़मीन चाहिए उन्हें दान कर दो। तो ये बात सुन के जो यार अच्छे ज़मींदार थे ना, उन्होंने क्या किया, खुद से ही लो मेरा ये ज़मीन है, तुम लोग आपस में बांट लो। इसीलिए कहते हैं इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जहाँ में कुछ लड़ाई नहीं होता है, ज़मींदार खुद ही आते हैं और अपना ज़मीन दे देते हैं। तो यार यही था ये पूरा चैप्टर। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, और इससे अगर तुम्हें थोड़ा भी मदद मिला है तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, और यार वीडियो को दोस्तों के साथ तो शेयर करना भूलना मत। भाई को तुम्हारे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थैंक यू, लव यू ऑल।